ट्रैफिक नियमों के मुताबिक अगर आप गाड़ी हाई स्पीड में चलाते हैं तो चालान कट जाता है। 15 राज्यों में पैर पसार चुका ओमिक्रॉन अपनी हाई स्पीड पर है और उसकी स्पीड 220 की है, जो आपकी जिंदगी का चालान काट सकती है। इंडिया में मचा है ओमिक्रॉन को लेकर बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज बात ओमिक्रॉन की होगी, दहशत का वो नया दानव जो तेजी से भारत में पांव पसार रहा है और लोगों को अपनी जद में भी ले रहा है। डेल्टा से ज्यादा घातक माने जाने वाले ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कल प्रधानमंत्री ने हालात समीक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर क्या है तैयारियां, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ देश के नामी गिरामी डॉक्टरों का एक पैनल होगा। ग्राउंड पर से रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात कर लें उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ओमिक्रॉन का आक्रमण तेज हो गया। शहर शहर केस का सिलसिला बढ़ गया। पीएम मोदी ने बुलाई आपात बैठक। फिर सुनाई दी लॉकडाउन की दस्तक। देश भर में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 15 से ज्यादा राज्यों में ये दस्तक दे चुका है। पूरे देश में अब तक 225 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में दहशत के इस दानव की जद में सबसे ज्यादा लोग हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से मौत का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। अब हर दिन करीब 300 लोग कोरोना के चलते बेमौत मारे जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ओमिक्रॉन से जंग की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे। ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना, तो जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। इधर ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए सख्त और जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही स्थानीय और जिला स्तर पर त्वरित कदम उठाने को कहा है। डेल्टा से 3 गुना ज्यादा घातक है ओमिक्रॉन। राज्यों को वॉर रूम बनाने की सलाह। राज्यों में टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने का निर्देश। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह। शादियों में लोगों की संख्या तय करने का निर्देश। जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने की सलाह। डोर टू डोर केस सर्चिंग पर जोर दिया जाए। अभी जो सिचुएशन है उसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड जो है वो माइल्ड सिम्टम ही लेके आता है। वी आर वाचिंग एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द इमर्जिंग केसेस वेरी केयरफुली। दूसरी लहर के दौरान सरकार पर लगातार हमलावर रहे राहुल गांधी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर सरकार को घेरा है। राहुल ने अब कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, देश की बड़ी आबादी का अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है। सरकार को बताना चाहिए कि लोगों को बूस्टर खुराक कब दी जाएगी। We have said, and as the Honorable Health Minister Sahab has said in the Parliament, the need and the timing and the nature of boosting, if any, will be based on scientific decisions, scientific thinking, and that is what the government is engaged with. कोरोना पर देश में जारी सियासत के बीच
डब्ल्यूएचओ ने दुनिया को आगाह किया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि लोग भीड़ भाड़ में जाने से बचे, सेलिब्रेशन से बचे, क्योंकि जिंदगी कैंसिल होने से अच्छा सेलिब्रेशन कैंसिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, पैर पसार रहा है और रफ्तार तेज है। जो जानकार कहते हैं 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन है ये। कितने तैयार हैं हम? अगले 45 मिनट हम आपसे उम्मीद करते हैं कि न्यूज इंडिया पर यह खास पेशकश, जिसका सरोकार आपका, आपके अपनों के जीवन का आपके हाथ में है। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि देश के नामी गिरामी डॉक्टर ये बताएंगे आपको कि आखिर ओमिक्रॉन से बचाव के क्या हथियार हैं, कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे में एहतियात जरूरी है। इंडिया का सवाल में आइए मैं तारुफ कराऊं देश के उन नामी गिरामी डॉक्टरों का। हमारे साथ डॉक्टर अभिनव गुप्ता जी, आप न्यूरो सर्जन हैं। आपकी खासियत है कि आप इस कोविड काल में किस तरह से आप बताएं और लोगों के दिलो दिमाग में वो बात बताएं और वो उनके दिमाग तक पहुंचे। डॉक्टर अभिनव गुप्ता, क्योंकि आप दिमाग के डॉक्टर हैं, आप बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार। डॉक्टर रंजन कुमार इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं जेपी अस्पताल से। डॉक्टर रंजन कुमार, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी, आप एम्स ऋषिकेश से हैं, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर राजीव सूद, फाउंडर डीन राम मनोहर लोहिया अस्पताल, आपका भी स्वागत। डॉक्टर राजेश भारद्वाज, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, आपका भी स्वागत। उससे पहले, जी हाँ, मेहमानों के इस परिचय के बाद इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी, सरकार का ऐलान। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर सरकार का चाबुक, नहीं होगी इजाजत किसी तरह का समारोह करने पर रोक। इस वक्त की बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के खतरे के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, क्रिसमस और नए साल में नहीं होगी कोई पार्टी। पार्टी पर लगा ब्रेक, इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, इस बड़ी खबर के बाद सीधे पहला सवाल डॉक्टर अभिनव गुप्ता आपसे, कितने तैयार हैं हम? और 15 राज्यों तक पहुंच चुका है ओमिक्रॉन। क्या इस तरह की पाबंदियां जरूरी हैं और ये शुरुआत है? जैसा कि मैं जानता हूं और समझता हूं कि ये पाबंदियां बिल्कुल ज़रूरी हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना का घातक रूप है और घातक इस सेंस में है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो हमारा मेडिकल सिस्टम पिछली बार की तरह कहीं जब ये फैलेगा तो कहीं ओवरवेल्म ना हो जाए और बहुत सारे केसेस एक साथ ना आ जाए। तो हमें ये पाबंदियां आज से ही और बल्कि अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि हम इसके लिए इसको फैलने की रफ्तार को थोड़ा सा धीमा कर सकें। अगर हम एक जगह इकट्ठा होंगे, बहुत पार्टी करेंगे और सिर्फ न्यू ईयर को मनाने की कोशिश करेंगे तो शायद ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जी, घातक सिद्ध हो सकता है। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। देश के जाने माने डॉक्टर आपके पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज इंडिया पर अपनी राय दे रहे हैं कि अगर आपको ओमिक्रॉन के खतरे से बचना है तो आखिर आपको क्या एहतियात बरतना है। हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार, इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट। जी हाँ डॉक्टर साहब, डेल्टा वेरिएंट में दूसरी लहर में इमरजेंसी आई, हमने देखा कि किस तरह मुट्ठी से रेत फिसलती है, उस तरह जिंदगियां जा रही थी। कितने तैयार हैं अस्पताल? जैसा कि हम सब देख चुके हैं, सेकेंड वेव में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। इतनी जल्दी फैला कि सारे अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो गवर्नमेंट हो, सारे अस्पताल में पेशेंट के लिए जगह नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थे पेशेंट को घर से शिफ्ट कराने के लिए, इवन घर में लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो अब ये बिल्कुल सही समय है, इसकी सरकार सारी तैयार हो चुकी है। बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जिस हिसाब से 2 केस से स्टार्ट होकर कोरोना ये ओमिक्रॉन 220 केस तक पहुंच चुका है, तो हम सबको अब समझ जाना चाहिए कि अब ये ओमिक्रॉन कहीं भी हमारे आसपास हो सकता है। तो हम सबको वो सारी तैयारियां और एहतियात बरतने चाहिए।
और ये सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशन को बैन कर दिया है, जिससे ऐसी जगहों पे गैदरिंग कम होगी और उन लोगों में अगर किसी को बाहर से कोई ओमिक्रॉन लेके आया है, यहाँ हुआ है कोविड, तो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ ये वो टाइम होता है जिसमें सारे देश के लोग सैर सपाटों पे जाना पसंद करते हैं। तो अगर उनको अभी इससे सबक लेके ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी अननेसेसरी प्लानिंग हो, जो भी कहीं घूमना जाना चाहते हैं, अपने वो कार्यक्रम को रद्द करें और घर में अपने परिवार के साथ एहतियात देते हुए समय बिताएं। जी, कर्नाटक के बाद दिल्ली सरकार का भी फैसला, क्रिसमस और नए साल की पार्टी पर रोक, इजाजत नहीं होगी किसी भी समारोह में भीड़ को इकट्ठा करने की। हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। डॉक्टर दीपाली, दो सरकारों ने फैसला ले लिया, 15 राज्यों में फैल चुका है, रोज नई गाइडलाइन आ रही है। आज केंद्र सरकार ने राज्यों को, जी हाँ, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि आप खुद असेस करें कि खतरा कितना बड़ा है और फैसले आप लें। ऐसी सूरत में जब एक के बाद एक इस तरह से दो राज्यों ने ऐलान कर दिया कि ना तो क्रिसमस ना ही न्यू ईयर अगर नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है बाकी राज्यों को भी ओमिक्रॉन से बचने के लिए इस तरह के फैसले लेने होंगे? डॉक्टर दीपाली, देखिए, अब जैसे कहते हैं पास्ट फिर से अपने आप को दोहराता है, तो हमको सीखना चाहिए फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जो हुआ था। जितनी जल्दी भारत देश के सारे राज्य अपने सारे रूल्स फिर से लगा देंगे, उतनी जानें बच पाएंगी और इसको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर्स जो फ्रंटलाइन वर्कर्स सबसे ज्यादा बनते हैं, उसके बाद पुलिस वाले, सरकारी कर्मचारी, जर्नलिस्ट, बहुत लोगों ने अपने बहुत नजदीकी लोगों को खोया है सिर्फ बाकी लोगों को बचाते हुए। इसीलिए इसको याद रखते हुए हमें बहुत तेजी के स्टेप्स लेने चाहिए। मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि भारत देश एक देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा वैक्सीन हुई है और यहाँ जो महा वैक्सीन कैंप हुए हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ उम्मीद है कि शायद थोड़ा कम घातक रूप आएगा। जी, कम घातक हो पाए, लेकिन तैयारी है जरूरी। जी हाँ, अगर इससे बचना है तो वो सारे एहतियात का हमें ध्यान रखना होगा। हमारे साथ डॉक्टर राजीव सूद हैं। डॉक्टर सूद, जहां तक दूसरी लहर से सबक लेने की बात है, लेकिन ओमिक्रॉन के संक्रमक होने की 3 गुना ज्यादा संभावना की जो बात की जा रही है, ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पाबंदियां फिर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रही हैं, दूसरे राज्यों को भी इस तरह की गाइडलाइन के तहत काम कर लेना चाहिए इससे पहले कि केंद्र सरकार अपना चाबुक चलाए? डॉक्टर सूद, देखिए, ये एक राज्य या 2 राज्य की बात नहीं है, हमको सारे मेजर्स एक साथ लेने चाहिए। और ये 10 दिन पहले एक राज्य में था, 2 राज्य में था, उसके बाद ये कल 11 राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज में था, आज 14 में हो गया और हमारा जो नंबर है वो 200 से 214 हो चुका है कल तक। तो इस तरीके से ये 3 गुना या 5 गुना बोला जा रहा है कि ये उस संक्रमण इसका उतने गुना है डेल्टा से भी। और जिस तरह हमने देखा था, डेल्टा वेव ने बहुत कहर ढा दिया था। तो हमको अगर इससे बचना है तो हमको मेजर, स्पेशली एयर ट्रैफिक, चाहे वो इंटरनेशनल हो या आपका इंटरस्टेट हो, उसको इमीडिएटली कर्व करना पड़ेगा, पार्टीज बंद करनी पड़ेगी। ये भी कहावत है कि इट ट्रेवल्स विद इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के साथ ये चलता है कोरोना, और गैदरिंग सेलिब्रेट करता है, वो खुश हो जाता है कोरोना और फैलता है। तो हमको ये देखना ज़रूरी है कि जब ये नंबर बढ़े, यूके में ना केवल हजारों लोग रोज इन्फेक्ट हो रहे हैं, 12 मौतें हो चुकी हैं और अब 3 कंट्रीज आ चुकी हैं जिनमें मौतें भी हो गई हैं, जिसमें एक इजराइल है, उसको पेशेंट को हाई मॉर्बिडिटी थी, यूएस है, उसके अंदर उसको वैक्सीन नहीं लगी थी और नंबर बहुत ज़्यादा है यूके में। और अगर ऐसी बात आई और बहुत तेज हुआ तो ये भी माना जा रहा है कि यूके में जहाँ ये फैल चुका है बुरी तरह, वहाँ अप्रैल तक 75,000 मौत होने की संभावना है। तो भारत में अभी हम लोग बहुत अर्ली फेज में हैं। हमको सारे लॉकडाउन, सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन्स, गवर्नमेंट की वेट नहीं करनी चाहिए। सारी पब्लिक को अपने आप को खुद कंट्रोल करना चाहिए और इमीडिएटली हमको अपने लॉकडाउन्स में जाना है। ये नहीं कि ये माइल्ड है तो होता है तो होने दो। कुछ लोग ये भी बोलते हैं
एज ए डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि अगर हो गया कोई ज़्यादा खतरा तो नहीं है। हमको सारी की सारी पार्टीज एकदम बंद करनी चाहिए और जितना भी ट्रैवल, एयर ट्रैवल स्पेशली हो सकता है उस पर पाबंदियां लगा देनी चाहिए, नहीं तो ये 1 से 2, 2 से 11 और 11 से आज 14 राज्यों में फैल गया है, ये पूरे देश में बुरी तरह फैल जाएगा। जी, पूरे देश में अहम जानकारी डॉक्टर राजीव सूद, अहम जानकारी जो आपने दी कि ये वो बहरूपिया है, चोरी छिपे, ये बगैर सरहद पर हमारी सरहद की कोशिशों को, दुश्मन को रोकने की जो कोशिश है उससे आंख मुछौली करके भी ये हमारे देश में घुसपैठ कर लेता है। इसका नाम ओमिक्रॉन। जी हाँ, कोरोना के बाद डेल्टा के बाद ये वेरिएंट के रूप में ओमिक्रॉन आया है जो बहरूपिया, इससे बचना जरूरी है। डॉक्टर राजेश भारद्वाज, ये बहरूपिया बड़ा खतरनाक है, इसके संक्रमक होने की रफ्तार 3 गुना ज्यादा है। हाँ मनीष जी, आपने सही कहा। ये कुछ चीजें मैं समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि कुछ देशों में डेल्टा और ओमिक्रॉन के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो डेल ओमिक्रॉन करके कह रहे हैं कि पता नहीं डेल्टा वेव स्प्रेड कर रहा है कि ओमिक्रॉन। तो जैसे इंडिया में अगर ओमिक्रॉन आएगा तो डेल्टा पहले से ही फैला हुआ है और ओमिक्रॉन भी फैलेगा, तो धीरे धीरे करके ये बीमारी फैल सकती है। जैसे हमने देखा डेल्टा वेव को हम नहीं रोक पाए थे, ओमिक्रॉन तो उससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा इन्फेक्टिव है, तो इसको भी मैं नहीं सोचता कि हम रोक पाएंगे इसको स्प्रेड होने में। थर्ड वेव की ना बात करें, खाली ये बताएं कि हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर सूद ने भी बताया, ट्रैवल को हमको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल से हम एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं, बाहर से बीमारी अंदर लेके आते हैं। रही बात हमको इम्यूनिटी की, उसमें वही है जैसे हमने बताया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बाहर जरूरी हो तो ही जाना है, हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली सोप एंड वाटर से करना है, सोप एंड वाटर नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर से करना है, और घर वापस आके अच्छी तरह से सारे कपड़े वगैरह उतार के अच्छी तरह से साबुन से धोना है। वैक्सीनेशन जरूर लगवाना है, 1 डोज और दूसरा डोज। हम डॉक्टरों की तरफ से उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द 3rd डोज का ऐलान करेगी, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस, हेल्थ केयर वर्कर्स सबको 3rd डोज, बूस्टर डोज, इतना एविडेंस वर्ल्ड ओवर आ गया है कि 3rd डोज जरूर बढ़ाएगा। और उसमें एक और चीज मनीष जी मैं आपको बताता हूं कि एक हाइब्रिड इम्यूनिटी है। हाइब्रिड इम्यूनिटी मतलब अगर आपको पहले डेल्टा वेव में अगर आप इन्फेक्ट हो गए हो और उसके बाद अगर आपने 2 डोज वैक्सीन की लगाई है तो आपको अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स है। 3rd डोज या बूस्टर डोज से इम्यून रिस्पॉन्स आपका मेनी फोल्ड बढ़ता है, और उसके बारे में भी सरकार को और हमको सोच के बताना चाहिए कि जैसे हो सके सरकार को लगता है कि ये टाइम सही आ गया है, 3rd डोज का ऐलान जरूर होना चाहिए। जी, 3rd डोज का ऐलान होना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर राजीव सूद हैं। जी हाँ, आप फाउंडर डीन राम मनोहर लोहिया अस्पताल। डॉक्टर सूद, मेरा सवाल, डॉक्टर भारद्वाज ने अभी जो कहा वैक्सीनेशन, अभी भी देश में लगभग 13-14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं ली है, तो क्या आपको लगता है कि इनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाना चाहिए और वैक्सीनेशन, पहली डोज, दूसरी डोज, उसके बाद तीसरी डोज यानी कि बूस्टर की बात आएगी? डॉक्टर राजीव सूद। देखिए, हमारे देश में वैक्सीन का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। 30 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रही है, 45 करोड़ की कैपेसिटी बनने जा रही है पर मंथ। और जो लोग पहले वैक्सीन हेजिटेंसी थी, लगाने से कतरा रहे थे, अब वो खुद कतारों में लगकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। फिर भी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इसलिए हम लोगों की अभी 13-14 करोड़ को तो पहली वैक्सीन भी नहीं लगी। इसीलिए बूस्टर डोज या 3rd डोज के बारे में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, क्योंकि पहले हमको सबको एलिजिबल, जितने एलिजिबल गाइडलाइंस में हमारे कैंडिडेट्स हैं, सब पॉपुलेशन को वैक्सीन लगानी चाहिए। पर यह भी सच है कि स्टडीज बता रही हैं कि जो इमीडिएट न्यूट्रलाइज करती हैं एंटीबॉडीज, वो 6 से 8 महीने के अंदर उनका स्तर नीचे आना शुरू हो जाता है, और कई केसेस में देखा गया है वो 3 से 10% रह जाता है। और अगर 3rd डोज का बूस्टर लग जाए तो वो फिर से 70% की तरफ चला जाता है। तो इसलिए जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हाई रिस्क केसेस हैं,
और जिनको कोमॉर्बिडिटी हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट की डिजीज़ या कैंसर या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन सब को बूस्टर के लिए परमिशन जल्दी मिलने की संभावना है। पर अब ये भी एक सवाल है कि बूस्टर कौन सा लगवाया जाए। जो कि बूस्टर यूएस से रिपोर्ट आ रही हैं वो ठीक है या नहीं, हम लोगों ने उस पर चर्चा नहीं की, पर वो कहते हैं कि जो फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन है वो बूस्टर के लिए बेस्ट है और बाकी से इतना ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं बनेगी। अब ये हमारे वैज्ञानिक शोध करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल वैक्सीन हैं, पर यह भी बात है कि ये दोनों वैक्सीन जो फाइज़र और मॉडर्ना की है, इन्होंने सोवनियर असेट की कोलेट्रल गारंटी मांगी थी इंडिया से, जो हमारी सरकार देने में असमर्थ थी और इसीलिए ये वैक्सीन को परमिशन सितंबर में नहीं मिला। और हम लोगों को अगर थर्ड डोज की वैक्सीन लगाएं और फिर देखें कि उसके अंदर कितनी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है, वो बहुत ज़रूरी है। पर एक अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर जो एक्सपोजर रिलेटेड एंटीबॉडीज़ हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, जिनको इन्फेक्शन हो चुका है या जो एसिम्प्टोमेटिक थे, इसलिए जिनमें एंटीबॉडी बन चुके हैं चाहे ज़्यादा हो या कम, उनकी डिजीज़ माइल्ड होने की संभावना है। अगर एंटीबॉडी नहीं बने, जैसे मैं आपको चाइना का कंपैरिजन दूं, उसमें साइनोकेम नाम की वैक्सीन लग रही है पर उन्होंने इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि एक्सपोजर इम्यूनिटी है ही नहीं वहाँ पे, और लोगों को एसिम्प्टोमेटिक की वजह से बहुत ही कम इम्यूनिटी है, वहाँ खतरा बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये किस देश के क्या गाइडलाइंस हैं, उसको कितना स्ट्रिक्टली हमने फॉलो किया है, इन सब के बीच में हमको इसको मैनेज करना है। हमको हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इक्विप हो चुका है, नॉलेज इक्विप हो चुकी है, हमारी अवेयरनेस पब्लिक को हो चुकी है, पर थोड़ा ढीलापन आ गया है, लोगों ने पार्टियां शुरू कर दी हैं। तो जो ये मेजर्स आ रहे हैं कि पार्टियां बंद करो, ट्रैवल बंद करो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करो स्ट्रिक्टली। हमने दूसरी जो वेव थी उसको नहीं आने दिया था, सारे विश्व में जो तीसरी वेव आई डेल्टा, वो हमारे यहाँ दूसरी वेव बनी, क्योंकि डेल्टा बहुत ज़्यादा संक्रमण कर रहा था, बहुत तेज़ी से फैल रहा था, और इसलिए हमारी जो तीसरी वेव है, बाकी देशों में तो चौथी वेव आ रही है, इसको भी हम बहुत माइल्ड या छोटा कर सकते हैं अगर हम सावधानी बरतें। और एक स्टेट ने ये कर दिया, दूसरी स्टेट ने ये कर दिया, इस चक्कर में ना पड़ें और सारी स्टेट से एक मीटिंग करें और सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर्स इमीडिएट इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये मैथमेटिकल मॉडल जो आईआईटी ने बनाया है उसके हिसाब से फरवरी में पीक करेगा हमारे इसमें, और अगर हम 1 महीना पूरी एहतियात ले ली तो हम इस पे विजय पा लेंगे। जी, विजय पालेंगे और विजय पाना ही लक्ष्य है। डॉक्टर राजीव सूद, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे, जी हाँ, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन। जी हाँ, बच के रहना रे बाबा, जरूरी है हथियार का इस्तेमाल करते रहें। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। जी हाँ, इससे पहले कि हम बढ़े अपनी चर्चा की ओर, इस वक्त की बड़ी खबर है, कोरोना के हालात पर कल रिव्यू मीटिंग लेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे कोरोना को लेकर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग में देश के कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 229 मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ओमिक्रॉन 15 राज्यों में पैर पसार चुके ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिव्यू बैठक कल। जी हाँ, ये बहरूपिया ओमिक्रॉन नहीं जानता कौन बड़ा कौन छोटा। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव। डिंपल यादव के साथ उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव की बेटी टीना यादव भी कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इस बात की जानकारी खुद डिंपल यादव ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि मैंने लक्षण पाए जाने पर जांच कराई और उसके बाद मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो लोग जो मेरे संपर्क में आए हैं वो भी जांच करा लें। फिलहाल वो होम आइसोलेशन में हैं। इस खबर के आते ही समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा है, क्योंकि तमाम पार्टियों में, तमाम रैलियों में भी डिंपल यादव गई थी। डिंपल यादव की मुलाकात तमाम लोगों से हुई थी। अब उन सभी की जांच होगी। फिलहाल कोरोना ने एक बार फिर से लखनऊ में दहशत बढ़ा दी है। कैमरामैन राजवीर के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ये बहरूपिया है। जी हाँ, हमला करने में ये नहीं देखता छोटा बड़ा या कोई पावरफुल आदमी या ताकतवर आदमी। ये तो वो वायरस है जो केवल हमला करना जानता है बगैर चेहरा देखे। जी हाँ, हमारे साथ लौटते हैं हमारे पैनल की ओर। हमारे साथ डॉक्टर राजीव सूद, डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर अभिनव गुप्ता, डॉक्टर राजेश भारद्वाज और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ इस अहम कार्यक्रम में। जी हाँ, जैसा मैंने पहले आपसे कहा था, इस वक्त आप इस कार्यक्रम को छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको ओमिक्रॉन से बचाएगी। कैसे बचाव करना है, खुद का बचाव, खुद के साथ साथ अपनों का बचाव, ये आपके हाथ में है। गौर से इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, डॉक्टर अभिनव गुप्ता, डॉक्टर राजीव सूद जिस तरह से कह रहे थे, डॉक्टर राजेश भारद्वाज ने भी इस बात पर जोर दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तीसरी लहर की आहट, मुझे स्मरण आता है 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा जब आया था तब भी तीसरी लहर आई थी। इस आहट को क्या समझा जाना चाहिए? देखिए, तीसरी लहर ने अपनी आहट तो हमें सुना ही दी है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे झेलेंगे या कैसे हम अपना बचाव करेंगे। इस संदर्भ में मैं ये बात और कहना चाहूँगा कि हमारे छोटे बच्चों को, 18 साल से छोटे बच्चों को अभी तक वैक्सीन की कोई डोज नहीं लगी है और स्कूल खुले हुए हैं। अभी जैसे कि बॉम्बे में पाया गया कि 18 बच्चे संक्रमित पाए गए एक ही स्कूल में। तो अब सरकारों को ये भी देखना है कि अगले कुछ दिनों में स्कूलों का क्या करना है। और छोटे बच्चे जो कि सबसे ज़्यादा, जो अब जैसे सेकंड लहर में 60 साल से ऊपर को मिला था और हमने देखा कि 30 से 50 साल के बीच के लोगों को सबसे ज़्यादा संक्रमित किया। अब हमें यह देखना है कि हमारे परिवारों में जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मेरे को अपने घर का ही पता है, 10वीं और 12वीं में मेरे 2 पुत्र हैं, तो उनका हमें क्या करना है। हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को एटलीस्ट अपने घर के अंदर या फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों को भी अब हमें संक्रमण से बचाना है और उसके लिए वैक्सीनेशन का ही एकमात्र उपाय है। तो अब वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए और जिन लोगों को अभी तक इस ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है, हमें उनके वैक्सीनेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर गुप्ता, अगर आपने जो कहा है मैं समझना अगर चाहूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले अपने घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आप लोगों से मिलते हैं, इलाज करते हैं, तो ऐसी सूरत में अपने साथ साथ अपने परिवार का बचाव और आखिर बच्चों को अगर वैक्सीन नहीं मिली है तो उसका प्रबंध किया जाना चाहिए। डॉक्टर रंजन कुमार, ओमिक्रॉन किस पर हमला करता है? जो जानकारी या जो मैं आज पढ़ रहा था उसके मुताबिक युवाओं को ये अपने शिकंजे में लेता है। हाईली कोमॉर्बिड पेशेंट्स का क्या? जी, युवाओं के साथ साथ ये बड़े बूढ़ों और जो हाईली कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जैसे डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, उनकी इम्यूनिटी जिनकी कम है, उनको भी उतनी ही संक्रमण कर सकता है। प्लस जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनमें भी कुछ संक्रमण कर सकता है। तो हमें इसका इजराइल से सीखते हुए, इजराइल अब अपने कंट्री के लोगों को 60 साल से जो ऊपर हैं उसमें वैक्सीन की 4थी डोज देने जा रहा है। तो हमें अपने कंट्री में उस सीखते हुए कम से कम बूस्टर डोज देनी चाहिए। जब प्राइमरी जो फ्रंट वर्कर्स को जनवरी फरवरी में लगे थे तो उनको अब से स्टार्ट करनी चाहिए। और बच्चों का भी ट्रायल जैसे काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, उनका भी वैक्सीन जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। और इन सबको जिनको वैक्सीन नहीं लगे हैं उनको अतिशीघ्र वैक्सीन लगवाना चाहिए। 100% वैक्सीनेशन पहले फर्स्ट डोज तो ज़रूर होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड डोज, तभी हम ओमिक्रॉन का सामना कर सकते हैं। क्योंकि ये वैक्सीन कितना ओमिक्रॉन के वेरिएंट से लड़ने की शक्ति देगा और कम से कम उसमें बहुत तेज़ी से संक्रमण नहीं हो पाएगा अगर मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन लगा रखे हैं। जी डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज,
जहां तक ओमिक्रॉन को लेकर जो चर्चा है वो चर्चा ये है, इट इज अ सुपर माइल्ड वायरस, बहुत सुपर माइल्ड है, ये ज्यादा घातक नहीं है जिस तरह से डेल्टा को देखा गया था। लेकिन ऐसी सूरत में सुपर माइल्ड है बोलकर नहीं छोड़ा जा सकता। डॉक्टर दीपाली। बिल्कुल, देखिए हम भारतीय लोगों में एक जो हमारी कमजोरी है कि अगर हमें लगेगा कि सुपर माइल्ड वायरस है तो कहीं हम लोग ज्यादा ढील ना दे दें कि हम उस माइल्ड वायरस को म्यूटेट करा के खुद ही स्ट्रॉन्ग ना करा दें। तो प्लीज हम सबको इस वक्त डरने की जरूरत है। हाँ, डर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही डर जाए, मगर अपनी सारी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो मुझे लगता है हर नागरिक जानता है उसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम अगर खुद ही वेव को अगर जल्दी बुलाएंगे और इसको माइल्ड समझेंगे तो फिर से बहुत बुरे हाल आ सकते हैं। जी, बहुत बुरे हाल आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर दीपाली, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये हमला करता है, हालांकि शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में जो स्टडी और जानकारी सामने आ रही है दुनिया भर से, ये युवाओं को अपनी चपेट में लेता है। ऐसी सूरत में बचाव की जो बात होनी चाहिए, जैसा डॉक्टर रंजन कुमार कह रहे थे, हाईली कोमॉर्बिड पेशेंट्स, हमारे यहाँ के जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको किस तरह के बचाव और बचाव के साथ साथ किस तरह का एहतियात उन्हें रोजमर्रा के जीवन में लाना होगा। देखिए, हम लोगों की जो देश है, हमारे यहाँ की जो प्रकृति है, हम लोग बहुत स्ट्रेंथ है हमारे मसालों में, हमारे घर के खानों में, फलों में। तो जितना नेचुरल सात्विक टाइप का भोजन, जो घर के मसाले हैं जो हमारे फेफड़ों को अच्छे से खोले, और बहुत जरूरी जिन मरीजों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो हर बार आपके चैनल, बहुत सारे चैनल्स में सिखाया था कैसे हम अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं उल्टा लेटकर, तो वो रोज रात को वो प्रतिक्रिया हर इंसान कर सकता है, उसे कोविड हो ना हो, अगर कोमॉर्बिडिटीज हो, ताकि हम ऑलरेडी अपने आप को और हेल्दी करें, अपने लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ाएं। इंडोर ऑक्सीजन प्लांट्स रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, डाइट अच्छी रखें, हेल्दी रखें, डीप फ्राइड ना खा के हेल्दी बॉइल्ड ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट, उस तरह का प्रकार का खाना ज्यादा खाएं। जी, ये एहतियात जो दर्शक इस समय न्यूज इंडिया, ये कार्यक्रम इंडिया का सवाल देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इसका सीधा सरोकार आपके अपने जीवन से है। आप अपने साथ साथ आपके आसपास के लोगों को भी जी अवगत कराएं, जी बताएं कि आखिर उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश भारद्वाज। डॉक्टर राजेश भारद्वाज, मेरा सवाल आपसे, आप ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, और जहां तक इस वायरस की बात है, कोविड-19 में जो देखा गया है वो हमारे नाक के जरिए, जी हाँ, इसीलिए मास्क जरूरी होता है। तो ऐसी सूरत में ईएनटी विशेषज्ञ होने के नाते क्या बचाव, क्या सुझाव और क्या एहतियात आप हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे, डॉक्टर राजेश भारद्वाज? मनीष जी, मैं एक दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो युवा में ज्यादा हुआ है, ये साउथ अफ्रीका में जब पहली बार ओमिक्रॉन पाया गया था, उस इनिशियल रिसर्च पेपर में जब पब्लिश हुआ और जब इन्होंने पहली बार देखा तो युवा थे। युवा का कारण ये हुआ कि क्योंकि एल्डरली वैक्सीनेटेड थे, बच्चे घर में थे, युवा हैं जो ज्यादा बाहर जाते हैं, नौकरी पेशे के लिए जाते हैं, सोशलाइजेशन के लिए जाते हैं और घर के काम करने के लिए जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा संक्रमित हुए। इसमें ये नहीं हम कह सकते कि ओमिक्रॉन युवा लोगों को ज्यादा पकड़ता है। दूसरी बात यह है, दिलचस्प बात यह है, ओमिक्रॉन का जीरो जो पहला वाला केस था, जो स्टडी करके शायद अनुमान लगाया गया है, एक उस पेशेंट में था जो शायद HIV पॉजिटिव पेशेंट था। उसमें वायरस ने डिजीज कॉज की, वायरस ने डिजीज कॉज करके शरीर में रहा, नॉर्मली 14 दिन में वायरस निकल जाता है, रेप्लिकेशन बंद हो जाती है। डॉक्टर भारद्वाज, आपके पास आऊंगा। इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर है डॉक्टर भारद्वाज। मैं आपके पास ये खबर ब्रेक करने के बाद सीधा आप ही के जवाब को कंटिन्यू करें। आप ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगी सैलरी, नहीं मिलेगी तनख्वाह अगर आपके पास डबल डोज का वैक्सीनेशन नहीं। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य सरकार के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य। हरियाणा सरकार भी वैक्सीन को लेकर लगा चुकी है बड़ी पाबंदियां। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा ऐलान, हरियाणा में वैक्सीनेशन पर सरकार के सख्त निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर 1 जनवरी से टीके की दोनों डोज जरूरी।
हरियाणा में एंट्री के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी। इस वक्त की बड़ी खबर, एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी चिट्ठी के बाद एहतियातन प्रदेश की सरकारें अपने अलग अलग फैसले और एहतियात के लिए गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। जी हां, वैक्सीनेशन के दोनों डोज के बिना सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं, हरियाणा सरकार का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। जी हां, सीधे डॉक्टर भारद्वाज आपके पास ही आऊंगा। लगातार सरकारें, जब हमने कार्यक्रम शुरू किया कर्नाटक और दिल्ली की खबर थी, अब आप देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा की खबर। पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी ओमिक्रॉन के मद्देनजर लगाई है सख्ती और पाबंदियां। इस बीच दिल्ली के सरोजनी नगर, जी हां, भीड़ से आपको बचना है। वहां की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ओमिक्रॉन से अगर लड़ना है तो दूरी जरूरी है, यह हथियार है। लेकिन दिल्ली के सरोजनी नगर की ये ताजा तस्वीरें, कैसे जीतेंगे हम, कैसे जीतेंगे हम? सरकार के अलावा अगर आप और हम इसमें आहुति ना दें जो जरूरी एहतियात हैं, तो ये जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरे को खतरे में डालेंगे। ध्यान रहे, दूरी जरूरी। डॉक्टर भारद्वाज, इन तस्वीरों और दो राज्य सरकारों के ऐलान के बाद आप अपना जवाब जारी रखें। डॉक्टर राजेश भारद्वाज। हाँ मनीष, ये देख के तो जैसे हम बता रहे थे, सारे डॉक्टर भी बता रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, ये खतरनाक बिहेवियर है, ऐसे नहीं करना है हमने। और जो सरकारों ने ऐलान किया है वैक्सीनेशन के बारे में, एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर वर्कर, क्योंकि हमारे सामने मरीज आते हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमको भी डिजीज पकड़ने के चांसेस बढ़ते हैं। ये स्टेप, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन जैसे मैं बता रहा था, खासकर लिबरल डेमोक्रेसीज में ये वाला स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिविल लिबर्टीज का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। मैं फिर दोहराऊंगा, एज अ डॉक्टर मैं सहमत हूं और मैं वेलकम करता हूं इस स्टेप को, लेकिन हर चीज को हमको सोच समझ के को अपने साथ में लेके ये स्टेप लेना चाहिए। और नॉट ओनली ये सेकेंड डोज और डबल वैक्सीनेटेड लोगों को हमको रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए जो वैक्सीनेटेड नहीं है, खासकर एंट्रीज इन पब्लिक प्लेसेस पर। जैसे मैंने बताया हमको थर्ड डोज के बारे में, एंड जैसे डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे, बच्चों को जो अनवैक्सीनेटेड ग्रुप है उनको भी हमको वैक्सीनेशन के टर्मिनोलॉजी के अंदर लाना चाहिए। जल्दी से जल्दी रिसर्च खत्म करके बच्चों को भी हमको जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। फाइजर और मॉडर्ना इफेक्टिव वैक्सीन है, डॉक्टर सूद ने वो रिसर्च जो कोट की है। कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका के बाद अगर आप फाइजर या मॉडर्ना का थर्ड डोज लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट बहुत ज्यादा होती है। ये भी साइंटिफिक वर्कर्स को सोचना चाहिए और इसके ऊपर भी कुछ हमको आगे बढ़ना चाहिए। जी, डॉक्टर राजेश भारद्वाज, आपने एक बात बड़े पते की कही। आपने कहा कि लिबरल डेमोक्रेसीज, जी हाँ, लिबरल डेमोक्रेसी में सख्त कदम एकदम नहीं उठाए जा सकते। डॉक्टर राजीव सूद, मेरा सवाल आपसे, सख्त कदम नहीं उठाए जा सकते, लेकिन एक एक कदम आगे जरूर बढ़ा जा सकता है अगर ओमिक्रॉन को हराना है। लेकिन अभी जो हमने तस्वीरें, ताजा तस्वीरें सरोजनी नगर की दिखाई, ये देखकर डर लगता है कि अगर जनता साथ नहीं आई तो सारे उपाय, सारे प्रयास धरे के धरे रह जाएंगे। डॉक्टर राजीव सूद। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कोविड जो वायरस है, कोविड का, कोरोना, इसमें एक चीज़ है कि इट ट्रेवल्स विद इंडिविजुअल एंड सेलिब्रेट्स इन क्राउड। हमको क्राउड को अवॉइड करना, और आप ये क्राउड के बारे में बात कर रहे हैं, और ये इससे फैलेगा। इसके अंदर सिम्टोमेटिक लोगों से तो फैलेगा, एसिम्टोमेटिक जिनको कोई भी लक्षण नहीं होगा, और वो सुपर स्प्रेडर की तरह फैल जाएंगे। अभी आप देखिए, पहले शुरू में ओमिक्रॉन के मामले आ रहे थे जिनमें हमको ट्रैवल की हिस्ट्री थी। अब मामले आ रहे हैं जिन्होंने क्राउड में जाके काम किया है, रैलीज की हैं, पॉलिटिशियंस के मामले आ रहे हैं, या डॉक्टर्स के मामले आ रहे हैं। डॉक्टर्स की बहुत कैजुअलिटी हुई, 1500 से ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हो गई, उनके परिवार वालों की डेथ हो गई। जब मेरे को कोरोना हुआ था, मैं आईसीयू में एडमिट था, मेरे परिवार के सब 6 सदस्यों को
भी कोरोना हो गया था। तो ये फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने ही काम करना है और वो काम करने के लिए तत्पर हैं। और हमको ये पब्लिक को भी ये जानना चाहिए उसको कि ये आपको वैक्सीनेशन आपको बचाएगा, आपको जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं वो बचाएगा। हेल्थ एक स्टेट मैटर है, हर स्टेट इसका डिसीजन ले रही है और अभी बहुत वेलकम है कि ये 4 स्टेट्स ने आज अभी तक ले चुके हैं। अभी आप देखना बाकी सब स्टेट्स पूरे भारतवर्ष में, मोदी जी की कल मीटिंग है और उसके बाद ये सब इंस्ट्रक्शंस आएंगी। पर ये हम वेट क्यों कर रहे हैं? हमने ये 200 का आंकड़ा क्यों पार करने दिया? उससे पहले 100 का क्यों पार नहीं करने दिया? जब हमको पता चल चुका था कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, ये वायरस जो है ये लंग के सिम्टम कम कर रहा है, इसका रेप्लिकेशन जो ये डिवाइड होता है ये गले में हो रहा है, इसलिए स्क्रैचिंग सेंसेशन और खराश गले में आ रही है, इसके सिम्टम थोड़े से अलग हैं। पर जहाँ तक मॉर्बिडिटी की बात है कि सुपर माइल्ड है, मैंने अभी सुना सुपर माइल्ड तो बिल्कुल नहीं है, ये कभी भी डेंजरस हो सकता है। जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो हाई ज़्यादा एज वाले लोग हैं, जिनके अंदर मॉर्बिडिटीज़ हैं, हार्ट लंग की पहले से बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उनमें तो ये घातक होगा। जैसे कि आपने देखा इजराइल में इतनी अच्छी वैक्सीनेशन, इतने अच्छे ड्राइव के बाद भी डेथ हो गई और वो उसमें यूएसए में अनवैक्सीनेटेड की डेथ हुई है, 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें डेथ नहीं होगी और ऐसा भी नहीं है कि इसका विरुलेंस बढ़ेगा नहीं। विरुलेंस होता है कि कितना नुकसान करेगा बॉडी को, ये कभी भी इस वायरस में हो सकता है। और एक बात और, ये जो वायरस है ये पहले वाले स्ट्रेन को तेज़ी से रिप्लेस कर रहा है। जैसे यूएस के अंदर जो 3% था ये ओमिक्रॉन, अब 75% बन गया। इसी तरह साउथ अफ्रीका में इसने बहुत तेज़ी से पहले वाले वेरिएंट को हटा के खुद अपना राज्य जमा लिया। और जब ये बहुत बड़े स्तर पर लाखों में हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में, तो उसमें एक और म्यूटेंट, एक और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और एक और वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं निकल आएगा, इसकी क्या गारंटी है? वायरस हर महीने 1 से 2 म्यूटेशन कर रहा है, जिसमें से ज़्यादातर तो सिग्निफिकेंट नहीं होते, पर कभी कभी इसमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न आता है जिसमें सिम्टम्स होते हैं, अलग तरह के होते हैं और वो उसका खतरा होता है। ये खतरे की घंटी बहुत जोर से बजी है, इसको संभालना पड़ेगा। और अगर ये नहीं संभाला, अपने यूके ने एस्टिमेट तो दे ही दिया कि यस, तो ये 75,000 मौतें हो जाएंगी, तो हम कैसे कह रहे हैं सुपर माइल्ड है? ये तो बहुत बड़ा सिग्नल है और इसको समझिए और संभालिए। जी, ये संकेत है डॉक्टर राजीव सूद जिस तरह से समझा रहे हैं। दर्शकों, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो डॉक्टर, देश के जाने माने डॉक्टर आपके अपने पसंदीदा चैनल इंडिया का सवाल कार्यक्रम में जो अपनी राय दे रहे हैं, इसका आप भी जरूर पालन करें। जी हाँ, जो एहतियात बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके पालन से हो सकता है आप 4 लोगों की जिंदगी भी बचा पाएं। डॉक्टर अभिनव गुप्ता, क्या पर्यटन को रोकना जरूरी है? क्या इस समय विदेश से आने वाले जाने वाले यात्रियों पर किसी तरह की पाबंदी सरकार को लगानी चाहिए? देखिए, पर्यटन को रोकना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन बिजनेस को रोकना शायद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर पहले भी हमने देखा है कि अगर हम कंप्लीटली बंद कर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और हमें संभलने में और ज़्यादा वक्त लगेगा। अब हमें यह देखना ज़रूरी होगा कि हम किसको ट्रैवल करने दें और किस स्थिति में ट्रैवल करने दें। अब हमें दोबारा से अपने ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट करना होगा और जो जितनी भी हमारी घूमने वाली ट्रैवल है उसको बिल्कुल बंद करना होगा। जी, कल की प्रधानमंत्री की बैठक के बाद ऐसा लगता है एक नई गाइडलाइन आएगी। डॉक्टर रंजन कुमार, जान है तो जहान है, क्या हम धीरे धीरे एक माइल्ड लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मनीष जी। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं ये ओमिक्रॉन के, अभी 2 वीक पहले केवल 2 केस थे और बहुत तेज़ी से 229-30 केस तक पहुंच गए हैं। तो जल्दी ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है, खासकर उन जगहों पे जहाँ के ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली में। तो इन जगहों को पे लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है सरकार को, अगर केसेस रुकने का नाम नहीं लेते हैं तो। और स्कूल बिल्कुल अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर देने चाहिए, क्योंकि बच्चों में खतरा ज़्यादा हो सकता है और अभी बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है। तो इन सब खतरों को देखते हुए सरकार से
यही सरकार को यही कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। जी, और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, छोटा सा जवाब, आखिर अगर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिसका जिक्र आप लोगों ने किया है, तो इसकी जांच भी क्या RT-PCR के जरिए ही कराई जाती है? जी बिल्कुल, वायरस कितना भी म्यूटेट हो जाए, अभी उसका नोवल टेस्ट आ चुका है, उसका हमें प्रिवेंशन, एप्रोप्रिएट बिहेवियर सब दर्शकों को अच्छे से पता है, बस करना है फॉलो। हाँ, अगर आप ज्यादा भीड़ में हैं, जैसे आपने सरोजनी नगर का वीडियो दिखाया एक के ऊपर एक, तो आप लोग 2 मास्क पहन सकते हैं, कपड़े का मास्क, कपड़ा अपने मुंह पे लपेटना शुरू करें, ज्यादा शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखें। टेस्ट का बिल्कुल ठीक RT-PCR ही होगा और सारे सेंटर सरकारी, सबको सब पता है, बस सबको सब पता है, मगर इसको माइल्ड वायरस ना माने, मेरी आज यही रिक्वेस्ट होगी सब दर्शकों। जी, डॉक्टर राजेश भारद्वाज, आपका लास्ट कमेंट। ये ओमिक्रॉन वायरस और डेल्टा वायरस में फर्क ये है कि ओमिक्रॉन थ्रोट को अफेक्ट करता है, सो इरिटेशन गले में जो होती है वो मेन सिम्टम है, माइल्ड कॉफ है और माइल्ड फीवर है। पुराने डेल्टा वेव में जब हमने देखा था लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो होता था या खांसी होती थी, वो ओमिक्रॉन में नहीं है। तो ओमिक्रॉन संक्रमण के सिम्टम्स कुछ अलग हैं और खासकर थ्रोट में इरिटेशन इसका प्राइमरी सिम्टम है, उसका हमको ध्यान रखना है। जी डॉक्टर गुप्ता, ये भीड़ देखिए आप, ये भीड़ देखिए डॉक्टर रंजन कुमार, इस भीड़ को देखकर आप लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर अभिनव गुप्ता, फर्स्ट रिएक्शन। भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन तो अब कोई रोक ही नहीं सकता। डॉक्टर रंजन कुमार, ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अब सारे लोगों को अब कम से कम जिस तरह सब देख रहे हैं केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे भीड़ भाड़ के इलाकों में जाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अभी से ही सावधान हो जाने चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव में हम सब ने देखा है कि हम सब की फैमिली में कोई ना कोई अफेक्ट हुआ है ओमिक्रॉन से। तो इस तरह के भीड़ भाड़ इलाके को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि गैर जरूरी काम के लिए बाहर ना निकला जाए। जी जी, डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर राजीव सूद, डॉक्टर राजेश भारद्वाज, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, डॉक्टर अभिनव गुप्ता, आप लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय डॉक्टर राजीव सूद लोगों में जन जागरूकता को लेकर लाख कोशिशें करें, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई डॉक्टर सूद, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तो केवल दिल्ली के एक छोटे से इलाके से है, लेकिन इस तरह की तस्वीर और नजारे देश के अलग अलग शहरों में इसी तरह हैं। डॉक्टर सूद, देखिए, जैसे हमारे मेडिकल प्रोफेशन बोलते हैं कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, CMEs होती हैं, वो अवेयरनेस वन टाइम प्रोसीजर नहीं है। अब हमको ये अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, IEC मॉडल होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेट करना, कम्युनिकेट करना, वो सब चल रहा है। उसके बाद जो आपके एटीट्यूड है, जैसे कैप मॉडल होता है हमारे इस संदर्भ में मैं बताऊंगा, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस भूल जाते हैं, हम उसको कर नहीं रहे हैं, हम रिलैक्स हो गए हैं। लोग कहते हैं अब तो तंग आ गए। ये तंग आने के मतलब है कि लोगों ने सेकंड वेव के अंदर अपनी परिवार के या नियर बाई आप ध्यान से देखें तो किसी न किसी को खो दिया है। और अगर हमको वो सिचुएशन से बचना है तो हमको बिल्कुल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एकदम अपनाना पड़ेगा, अननेसेसरी ट्रैवल को एकदम रोकना पड़ेगा। हो सकता है हमको इवनिंग या नाइट कर्फ्यू तो इमीडिएट लगा देनी चाहिए। वो ज़रूरी सामान के लिए थोड़ी देर रिलैक्सेशन की जा सकती है, और अगर हमने ये जल्दी किया तभी हम बचेंगे। अदरवाइज़ तो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं बहुत स्ट्रेस में रहे हैं लोगों के। तो आप देखिए मेडिकल प्रोफेशन के अंदर लोगों के एग्ज़ाम नहीं हुए, एडमिशन नहीं हुई और बहुत बुरी हालत हो रही है, और वो लोग स्ट्राइक्स तक जाने की नौबतें आ गई हैं। तो अगर आप पूरे के पूरे फ्रंट लाइन वर्कर्स को दुविधा में डाल देंगे और उनके ऊपर अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस भी डाल देंगे तो पब्लिक तो अपना नुकसान कराएगी, उनको जो बचाने वाले हैं वो भी हताश हो जाएंगे। आप सब मिलके काम कीजिए, समाज को बचाइए, और सारी पब्लिक से अपील है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। जी, एक बचेगा तो सब बचेंगे। जी हाँ, जिंदा रहने का ये जज्बा फिर उभर आएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। डॉक्टर राजेश भारद्वाज, डॉक्टर राजीव सूद ने एक बहुत थोड़े में उन्होंने हिंट किया है कि अगर हालात, ये भीड़ इस तरह से चलती रही या दिखाई देती रही तो
लॉकडाउन की तरफ तो बढ़ेंगे ही, कर्फ्यू से शुरुआत होगी। मनीष जी ये सही कहा है डॉक्टर सूद ने, और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम अपनी तरफ से जिम्मेदारी दिखाएंगे तो थोड़ा बहुत बच भी सकते हैं और वेव को थोड़ा सा टाल भी सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो अब 4 डॉक्टर्स हैं हम पैनल पे, 5 डॉक्टर्स हैं पैनल पे, आप ये सोचिए इतना इन्फेक्टिव वायरस है, हम लोग वहां पर अपने क्लिनिक्स में बैठ के, सेंटर्स में बैठ के, ओपीडी में बैठ के पेशेंट देखते हैं। इतना इन्फेक्टिव वायरस से हम लोग भी कैसे बच पाएंगे? तो हमको अपने लिए भी सोचना है, पेशेंट्स के लिए भी सोचना है, और जो आम पब्लिक है उनको ओवरऑल कंट्री के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचना है कि अगर बीमार होंगे तो खुद अकेले ही नहीं होंगे, घर में वो लेके आएंगे, घर में बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। इसलिए हर इंसान अगर रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे तो हम काफी हद तक इस नई वेव से बच सकते हैं। जी, इस तीसरी लहर से बच सकते हैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता, लेकिन जिम्मेदारी आप ही की है, बचना जरूरी है और अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाना है। डॉक्टर अभिनव गुप्ता। हाँ जी, बचाने की जिम्मेदारी तो सब लोगों की है, हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर ये चेन है, इसमें इस चेन की हर कड़ी को, हर व्यक्ति को, हमारे को अपने हिसाब से जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, शायद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, शायद मरीजों का इलाज करके, शायद और अपनी यात्राओं को रिस्ट्रिक्ट करके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिना काम के बाहर ना जाकर हम सबसे ज्यादा एक दूसरे को बचा सकते हैं। डॉक्टर रंजन कुमार, लास्ट कमेंट, ये चेन रिएक्शन होगा, आपकी एक चूक कई लोगों को इसको चपेट में ले सकती है। बिल्कुल, हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अब बहुत स्ट्रिक्टली ही फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। डिस्टेंस बना के लोगों से रखना चाहिए, मास्क हर जगह पहने, क्योंकि ये मास्क बहुत मदद करता है आपकी, जब आप दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं तो ओमिक्रॉन और कोविड के वायरस के संक्रमण को से बचाने में। तो मास्क जरूर पहने, हमेशा मास्क पहन के निकलें, और कहीं बाहर से आते तो हाथ को जी समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। जी, डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर राजीव सूद, डॉक्टर राजेश भारद्वाज, डॉक्टर अभिनव गुप्ता और हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 1 घंटे के इस खास कार्यक्रम में, जी हाँ, क्योंकि न्यूज इंडिया का सरोकार आपसे है, आपकी खैर ख्वाहिश से है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मुझे राज कपूर साहब की फिल्म अनाड़ी का वो एक गाना याद आता है, जी हाँ, जिसमें ये कहा गया है, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। लेकिन यहाँ वो उलट हो जाता है। जी हाँ, उलट इसलिए होता है, यहाँ आपको होशियार रहना है। अगर आप अनाड़ी रहे तो आप अपनी जिंदगी को खतरे में डालेंगे। जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ, ध्यान से सुनिए, इस मुसीबत से बचना है तो 4 हथियार जरूरी है। जी हाँ, 4 हथियार जरूरी है और वो मैं लेकर बैठा हूं। सबसे पहले तो आपका डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, दूसरा बार बार आप सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहिए, तीसरा इस मास्क का प्रयोग करें और चौथा दूरी बनाए रखें। इंडिया का सवाल के आज इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए, आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी चारुल शर्मा के साथ खबरों का सिलसिला जारी।